चाय में नमक चाय नहीं पीने की, क्योंकि देखो WHO गाइडलाइन भी तुम देखोगे तो पर डे लेस देन 5 ग्राम, ठीक है। अगर उनका रूटीन तुम देखोगे इट्स लाइक मोर देन 10 ग्राम। काट ऑफ बढ़ रहा है वो भी टेंशन लेना चाहिए, जिनका होना होता है उनको हो ही जाता है। सही बोल रहा है तुम। मेडिकल में हरियाली है। एक क्वेश्चन 10 पे चला जाता है भाई, चला जाता है वो। तुम इतना लंबा वो क्वेश्चन, मतलब इंजीनियरिंग में क्या होता है, इंग्लिश में इंग्लिश लिखना नहीं होता है भाई, वो पूरा मैथ ही रहता है, चाहे केमिस्ट्री हो कुछ भी हो। तुम अगर देखोगे ना पेपर उल्टा के बोलेगे क्या भाषा में लिखा हो भाई, तो किसी ने अंदर का आंसर दे नहीं पाया, उसको बहुत डांट था। उसको देख के मैं डर गया था, और ये तो पता है। तो मैं उससे आगे पूछा था भाई क्या एक्सरे क्या था, अंदर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मैंने ये नोटिस नहीं किया कि एक्सरे प्लेट अलग अलग करके चेंज करके दे रहा है, ठीक है। उसने जो बोला तू जाके बस ये बोलना, अगर ये नहीं बोलेगा तेरा वाइवा नहीं होगा। मैं सुन के गया, एक्सरे अच्छा से देखा भी नहीं, उसने बोर्ड में लगाया, बोला एक्सरे क्या है। मैंने डायरेक्ट बोला कि भी मैं देख रहा हूँ, मैंने जो बोला एक्सरे लगाया नहीं हुआ। यार कौन कहता है डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स कभी दोस्त नहीं हो सकते यार। रील्स में तो मजाक में ऐसे बहुत कुछ दिखा देते हैं, लेकिन रियल लाइफ का जो स्टोरी है ना बहुत ही अलग होता है। तो हाय, माय नेम इज दीपांशु, ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड को-फाउंडर ऑफ ऑक्टाजाम। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना मेडिकल वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट होने वाला ही है, लेकिन साथ साथ में जितनी भी इंजीनियर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि यार मेडिकल फील्ड में क्या टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है उसका आइडिया तुम्हें रहना चाहिए, राइट। तो ये पॉडकास्ट इंपॉर्टेंट तो होने वाला है, लेकिन साथ साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज का जो गेस्ट है ना बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेरा बचपन का दोस्त है भाई। अपन नवोदय विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, तो आज हमारे साथ है डॉक्टर शुभम नुनिया। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है डॉक्टर शुभम नुनिया। तो शुभम नुनिया के साथ अपना जो रिलेशन है ना काफ़ी पुराना है भाई। तो ये अपन स्कूल के टाइम से अपन इसको जानते हैं ना। तो 9-10 में ये, मैं नवोदय विद्यालय में था जैसे मैंने सब लोगों को पहले ही बताया है ना, तो उस टाइम वो स्कूल में ट्रांसफ़र लेके आया था। तो स्कूल के टाइम से ही अपन जानते थे भाई 9-10 में। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ ना, मेरे को नेरिश में मिल गया था, ठीक है। ये एक अरुणाचल में नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल के एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मिल गया था। तो मैं तो भाई बढ़िया मज़े में जा रहा है, तो मैं क्या उसमें स्कूल में चला गया भाई। तो वहाँ पे जगह ना काउंसिलिंग टाइम पे कुछ हुआ और मेरे को रिजेक्ट मिल गया, तो वहाँ से वापस आ गया। तो अभी ये शुभम ने जिस स्कूल से गया था ना उसका नाम था सेंट कैपिटनो। तो मैं जाके वहाँ पे एडमिशन ले लिया, मतलब क्योंकि मैं यहाँ से TC ऑलरेडी ले चुका था और मतलब काफ़ी टाइम क्लास वास भी चालू हो गया। तो मैं यहाँ पे इसके स्कूल में भाई जाके मैंने एडमिशन ले लिया। मैं पहले से इसने रिव्यू दिया था भाई वहाँ पे ऐसा स्कूल है, तो मैं चला गया। मैं जाके बोला वहाँ पे सिस्टर से बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया मेरे साथ, वहाँ से भाई निकाल दिया भाई, काउंसलिंग पे हुआ नहीं। तो मैं यहाँ पे आके भाई सेंट कैपिटल में एडमिशन ले लिया। तो अपना जो कहानी है ना, तो 9-10 में ना अपन ने बहुत साथ में बहुत टाइम बिताया भाई, बहुत मस्त बंदा है। तो अपन कोशिश करेंगे कि यार आज मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इससे कलेक्ट करने की है ना। तो यार शुभम, तू अपना बारे में कुछ बता दे यार ऑडियंस को। थैंक यू दीपांशु मुझे इनवाइट करने के लिए। तेरे साथ मेरे बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं। क्लास 9 में जब मैं नवोदय में आया था, तूने मेरा बहुत हेल्प किया था, कैसे कैसे नवोदय का सिस्टम चलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सीनियर्स के थोड़ा सा रैगिंग से भी मुझे बचाया। फिर साथ में हम लोग बहुत मस्ती भी किए यार। आज मैं बोलना चाहता तो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी है, क्योंकि मुझे याद है क्लास 10 में एक हमारे कंपटीशन हुआ था जहाँ पर मैंने तूने एक साथ एंकरिंग किया था। मेरा मन नहीं था एंकरिंग करने का, तूने इस तरह से मुझे मोटिवेट किया था, फिर लास्ट में मैंने मान ही गया था कर लेते भाई। ये बंदा ऐसा है, बहुत मेमोरेबल डे है। ये बंदा ऐसा है जो भी बोले कर लेगा, लेकिन पहले बोलेगा यार मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैसे करेंगे, मतलब वो ऐसा टाइप का। लेकिन उससे करवा दोगे ना, कर देगा भाई, बहुत बढ़िया कर देगा। ये तो अपने टाइम पे स्कूल में वो यूथ पार्लियामेंट नहीं होता, उसमें भाई स्पीकर बैठा हुआ था वो भाई, सब लोग उसको देख रहे हैं कि मज़े में। और ये तो भाई सबको बोल रहा है कि तुम बताओ अपना कहानी। तुम ओपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं यहाँ पे भाई, जो रूलिंग पार्टी बैठा हुआ और क्लैप बजा रहे हैं। तो बहुत ही अलग ही लेवल का कहानी था भाई। तुम भी तो ऑपोजिशन लीडर ही थे ना। हाँ, मैं उस टाइम ऑपोजिशन लीडर। मैं वो हिस्ट्री का एक टीचर था, वो आके मेरे को बोलता है यार दीपांशु क्या बन रहा है। मैं बोला ऑपोजिशन लीडर। हाँ भाई, ये ऑपोजिशन में ही बैठना चाहिए भाई। बोला ये सामने वाला अगर सही भी होगा उसको गलत साबित करवा देगा। मैं बोला ये क्या बात है क्या भाई। हमारे नवोदय का डेज वन ऑफ द बेस्ट। वो तो भाई बहुत ही, तो ऐसा ही सीन है। तो भाई ये जो है ना, मतलब उस टाइम पे 9-10 में आके भाई, पहले तो सुबह सुबह उठ के रनिंग में चला जाता था, एकदम भाग दौड़ चल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है भाई। सुबह सुबह उठ के नहा धो के एकदम फ्रेश हो के बंदा, अपन सो रहे हैं सब लोग भाई, लेकिन ये बंदा उस टाइम NDA का प्रिपरेशन कर रहा था। इसके बाद
एक दिन तो भाई 2-3 लोग खड़े हुए, वो बोल रहा है कि यार दो में से एक करना है, या तो IIT में जाना है या तो MBBS में जाना। तो मतलब तूने सोचा कैसे कि यार मतलब MBBS में जाना है, मतलब क्या इंस्पिरेशन था? पहले तो मैं रनिंग कर रहा था, तो उस टाइम में नवोदय में एक हवा चल रहा था कि एनडीए में कौन जाएगा, एनडीए में उसका बहुत नाम होगा, ये वो, तो बहुत मोटिवेट मतलब हो सीनियर से गया। या मतलब बैचमेट से? मिला है क्योंकि एनडीए, हाँ सीनियर से हमारे भाई अपना क्या सीन है ना, कुछ बैचमेट से, हम लोग का तो भाई यूट्यूब का कुछ सीन नहीं थे, अपन जो भी इंस्पिरेशन मिलता है सीनियर से, मतलब वही अपना गूगल है भाई, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा गलत है सही है भाई, वो मतलब सुन लिया बस हो गया भाई, आपस में बैठ रहे हैं, कोई उधर से कोई। हाँ नवोदय में एक हवा चलता था, नवोदय में हवा चलता था, कोई बोलते एनडीए बहुत अच्छा है तो उससे लग जाते, कोई बोलता आईटी बहुत अच्छा है, हाँ लगता मैथ्स में थोड़ा ठीक हूँ, आईटी के लिए जाऊंगा, मतलब जो जिस भाई अपना लाइब्रेरी सर भी बहुत स्ट्रिक्ट था। पहले मैं रेडी हुआ था एनडीए के लिए, हाँ वो भी बहुत मोटिवेट करते थे मुझे, एनडीए का अच्छा, उन्होंने देखा दिया। मैं तो बाद में क्या हुआ, देखा कि मैं बाद में क्या हुआ, एज से मेरा मैच नहीं हो रहा, मतलब 90 अच्छा। में जैसे कट ऑफ एज होगा एनडीए के लिए, मेरा थोड़ा ज्यादा था शायद, तो बहुत खराब लगा था, फिर बोला नहीं एनडीए का ड्रॉप करता हूँ। अब 2 चॉइस आ गया था, आईआईटी और मेडिकल, दोनों से किसी एक में जाना है। तो 10th के बाद घर का इन्फ्लुएंस था, और मेरा घर के सामने भी मेडिकल है, तो डॉक्टर्स लोग देखते तो लगा नहीं शायद मैं इस फील्ड में कुछ कर पाऊंगा। और हमारे मोटिवेशन हमारे बायो सर, देवाशीष सर, वो जिस तरह से बायो पढ़ाते थे, वन ऑफ द बेस्ट भाई। मेरे को ये चीज कम्युनिटी मतलब मैं बायो अभी मतलब 11 में छोड़ देते, लेकिन बायो में जो इंटरेस्ट, क्लास में सबसे इंटरेस्ट तो भाई उसी सब्जेक्ट में आता था, क्योंकि भाई वो भयंकर तरीके से पढ़ाता था भाई। उनका मैं आज भी ना वो जो बच्चों को नोट्स बनाता हूँ ना, वो नोट का इंस्पिरेशन, नोट कैसे तैयार करना है, वो स्टेप शॉर्ट में बहुत आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारे के सारे वो बायोलॉजी सारे अपन को सिखाते थे भाई, ऐसे ऐसे राइटिंग स्किल कैसे करना है भाई, स्पीकिंग से। मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये तू जो बोला है मोटिवेशन स्पीकर, बात कर लेते हैं कैमरा में देख के, वो सारा चीज़ भाई उनसे ही सीखा है मैंने भाई। उनका जो स्पीच डिलीवर होता ना, बायो सर तेरा बहुत मैच होता है ब्रो, बायो सर तेरा बहुत मैच, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, वो इन्फ्लुएंस है भाई, उनसे ही अपन ने सीखा है कि भाई कैसे बात करना है भाई, वो अलग ही लेवल का मतलब था भाई। तो मतलब तेरा जो जानी है, मतलब अपना जो मैक्सिमम ऑडियंस है ना, वो या तो कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहा है या तो करियर प्लान डिसाइड कर रहा है ना, तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा यार, तुम अपना 11-12 में, तुमने 10 में तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा यार, साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पहली बात तो ये 10 में तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना। मैथ्स तुम्हें 10 तक का मैथ्स अगर समझ में आ रहा है तो तुम 11-12 में लो, क्योंकि वो लेवल बढ़ता ही जाएगा, राइट। इसके बाद तुम्हें 11 में बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ के तुम्हें ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि यार तुम किस फील्ड में जा सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 11 में, हाँ 11 में श्योर होना पड़ेगा, राइट, किस फील्ड में जाना, क्योंकि 11 में ही पता चलता है, नहीं तो तुम मतलब लोग बोलते हैं ना, 2 नाव में पैर देने से तुम सही बोल रहा है, नहीं पहुंचोगे, वैसा हालत हो जाएगा। मैं खुद लिया था भाई बायोलॉजी और मैथ्स, मैं उस टाइम आया था भाई, दोनों एग्जाम देंगे, नीट भी देंगे, JEE भी देंगे, लेकिन मैं 6 महीना पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया भाई दोनों तरफ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, करते हैं लोग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और बायोलॉजी भाई बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट ही नेगलेक्टेड है, लेकिन वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना, वो एज ए स्टूडेंट तुम इतना सारा पढ़ाई करोगे, वो कुछ ना कुछ दूसरा छूट जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम लोगे ना उसका पूरा इन डेप्थ वो रहता है, तो वो बात तो है। तो तेरा नीट का प्रिपरेशन तूने मतलब कैसे किया, मतलब 11-12 में तो नवोदय में ही था, तो बाहर में कोचिंग का कुछ सीन नहीं है, स्कूल में जो पढ़ाई किया, सीनियर से जो सीखा, इसके बाद टीचर से जो मिला, इसके बाद तुमने क्या किया, ड्रॉप लेके कोचिंग ले लिया था, राइट, लोकल कोई कोचिंग ले लिया था। तो पहले 11-12 में ऐसे बेसिकली मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके मतलब मिलाता था, किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। उस टाइम तो कोई गाइड नहीं, मतलब यूट्यूब चीज बताता हूँ, अपना हॉस्टल में ना मोबाइल अलाउ नहीं था, तो बच्चे बुक से ही पढ़ते थे भाई, वो भी लाइब्रेरी में जाके। हम लोग पहली बार जब इंटरनेट आया स्कूल में, भाई दिवांशु सुन, अभी क्या हुआ, अभी का सिनेरियो पूरा चेंज है। रिसेंटली मैं नवोदय गया था, तो सब डिजिटल स्क्रीन लगाए, बच्चे लोग यूट्यूब भी देखते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या वो भी चेंज होगा, वो भी और नया इवोल्यूशन देखा। हमारे टाइम में तो फोन करने के लिए वेट लाइन पकड़ते थे भाई, आएगा इवनिंग में लाइन पकड़ के फोन करते थे। अभी चेंज क्या मतलब, अभी मोबाइल अलाउ है क्या हॉस्टल में? एक फोन लगा हुआ है, नहीं मोबाइल अलाउ नहीं, हॉस्टल में एक टेलीफोन लगा हुआ है और एक कार्ड दे दिया, ठीक है, उसी कार्ड से तुम सिर्फ घर पे ही फोन कर पाओगे। अच्छा, इतना एडवांस हो गया, बहुत सही है। मतलब अपने टाइम में क्या था भाई, मतलब इसी के साथ इसको कोई प्रोजेक्ट में मिला था, मुझे कितना याद नहीं है, कुछ कंप्यूटर साइंस ने या किसी का प्रोजेक्ट दिया था, तो उस टाइम अपने को लैब का एक्सेस मिला, तो बैठ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे, उसी में अपन खुश हो रहे थे भाई। बोला भाई कंप्यूटर मिल गया अपने को।
अरे क्लास 9 में याद है अरे पहली बार लग रहा हाँ, था वही। कंप्यूटर चला रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर लैब का एक्सेस मिल गया था, उसी में अपन खुश हो रहे भाई अलग ही चल रहा है, कुछ कुछ तोप बन गए भाई। और भाई नेट मिलने के बाद समझ में ना आते क्या सर्च करे क्या नहीं करे। और वो हाँ भाई, वो Google टीचर याद भी है। आके देख रहे हैं, बोले क्या कर रहा है बंदे, अपन कुछ भी डाल रहे, कैट डाल रहे भाई, बिल्ली कैसे दिखता है, कुत्ता डॉग डाल रहे भाई, वो ही सर्च करते बैठ रहे। तो अलग ही लेवल का था। हमारे हाँ, बात पे ही वो सर थे। भाई इनका फेवरेट है भाई, हाँ। शुभम का फेवरेट था भाई, पता नहीं कैसे वो उसको। ए, तो नीट का तो प्रिपरेशन क्या हुआ, तो उसमें कोचिंग से गाइडेंस मिला है ना, तो उस कोचिंग सेंटर से जो नोट मिल गया था उसी से मतलब सफिशिएंट हो गया, या प्रीवियस ईयर भी लगाया, क्या सीन था? मतलब नहीं, कोचिंग में बेसिक कुछ थोड़ा किया। हाँ, फिर लास्ट में आता है तो मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक एनसीईआरटी से ज़्यादा NCERT? क्वेश्चंस आते हैं। ठीक अच्छा। है, बायो का। हाँ, बायो का NCERT, तो बायो को फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड रखा, और एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ नहीं देखा मैंने। पूरा और तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री सिंस अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपटीशन, तो अभी लाइक मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री तुम जितना फास्ट वे से पढ़ सकते हो, जेडब्ल्यू समझ लेवल गया। फिजिक्स जो वो सब जो सॉल्व कर पा रहा है उसके लिए तो यार ये मैं ना बहुत इजी हो जाएगा। मतलब ये दोनों तुम कॉमन मैंने कर सकते हो। 1-2 लेक्चर हाँ। निकाला था, मतलब अभी की क्या है ना कि एग्जाम के टाइम है, अभी पूरा किसी को इंटेंस कोर्स पकड़ा देगा भाई 100 घंटे का, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो मैंने 1-आध घंटा का मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया था जेडब्ल्यू एडवांस का, और साथ में लिया था मैं नीट का। तो उसमें मेरे को क्या समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग दोनों का जो मैंने कंपेयर किया, कि भाई जेई एडवांस का मान ले 10 टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन बना दिया उसने, मतलब एक जेई एडवांस का जो क्वेश्चन आया ना, उसी क्वेश्चन से मान ले नीट का 3 क्वेश्चन आ गया एक ही क्वेश्चन से, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो मुझे जितना। हाँ, इसी पॉइंट से एक बात बोलना चाहूंगा। देखो, जिसने बायो एनसीईआरटी में अच्छा से कर लिया, ठीक है, उसके बाद जैसे तू केमिस्ट्री पढ़ा रहे, ठीक है, केमिस्ट्री तो जनरल से पढ़ा रहा है, जो जेडब्ल्यू के बच्चे भी पढ़ेगा, नीट भी पढ़ेगा, नीट के बच्चा भी पढ़ सकता है। तो अगर हाँ, तो जिस बच्चे ने इस तरह से तैयारी की है, फिजिक्स और केमिस्ट्री थ्रू बोथ, मतलब जेडब्ल्यू का क्वेश्चन भी सॉल्व कर, नीट का भी सॉल्व कर, उसका मार्क्स क्या होगा तुम देखना, 720 में 600 अबव श्योर शॉट आएगा। क्योंकि देखो, जो हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है जेडब्ल्यू का, ठीक है, उसके लिए नीट कुछ करेक्ट है, उसके लिए नीट फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ नहीं। और जो बायो का तो पकड़ रहा है वो तो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो जितना रट्टा है वो तो अच्छा यही पॉइंट है। मतलब नीट वाले बच्चे ना, मतलब अचानक से कोई जेई वाला आके पढ़ा रहा है तो वो टेंशन में आ जाता है, बोले यार जेई वाले से अपन पढ़े क्या, लेकिन उनको ये अंडरस्टैंडिंग होना, समझ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा है, जेई एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, उसमें इन डेप्थ आ जाता है। नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है भाई, इन डेप्थ नहीं आ रहा है, लेकिन सारा टॉपिक से तुम्हें पूछ लेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना समझ गया भाई, कोचिंग से तुम्हें काफ़ी हेल्प मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने देख लिया है ना। तो एमबीबीएस के बाद का मतलब क्या करियर रहता है, जैसे कि एमबीबीएस कर लिया, इसके बाद तुमने क्या बोलते हैं 1 ईयर का इंटर्नशिप कर लिया, इसके बाद तुम्हारा वो हो गया है ना, क्या बोलते हैं बॉन्ड वाला कहानी, तो वो क्या रहता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो यार ऑडियंस को। देखो, पहले एमबीबीएस तो तुम्हारा 4.5 years का कोर्स है, फिर 1 ईयर का इंटर्नशिप है, उसके बाद इंटर्नशिप के बाद अभी 1 ईयर का बॉन्ड हो गया मास्टर के लिए। हाँ, तो 1 ईयर का बॉन्ड किसी भी रूरल एरिया में करना है, सभी को करना है। उसके बाद तुम्हारा चॉइस है, कोई मतलब उसके बाद तो नीट पीजी एग्जाम देते हैं, किसी किसी को डायरेक्टली मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, वो ड्रॉप देता है, कोई साइड में कोई जॉब भी कर लेता है। जैसे मेडिकल ऑफिसर तुम कहीं भी अभी ज्वाइन कर सकते हो, 301 एमबीबीएस और रूरल कंप्लीट हो गया, तुम ज्वाइन कर ड्यूटी कर सकते हो। ऐसा चलता है। तो ये जो चल मेरा भी नीट पीजी है, देखते हैं भाई, हो जाएगा भाई, इतना दूर आ गया है ना, ये कहानी ऐसा है कि भाई जहाँ तक आ गए, यहाँ पे रुकने के लिए थोड़ी ना आया भाई, आगे ही जाना है, और आगे जाके मतलब पीछे आने का तो रास्ता ही नहीं, आगे तो जाना ही है, वो बाय डिफॉल्ट है भाई। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे क्या हो गया भाई, किसी का 6 महीना इधर उधर लग गया, वो वही सीन है, लेकिन जाना तो सबको है भाई। तो जैसे एमबीबीएस का जो जानी है वो तुम्हारा अनपेड है, इसके बाद का जो भी कहानी है सब में पेड है ना। एमबीबीएस हमारे इंटर्नशिप में अराउंड 30, इंटर्नशिप में 30,000 मेरा टाइम में था, अभी तुम्हारा 35 हो गया। एमबीबीएस में तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, इसके बाद वो तुम्हारे मतलब मेडिकल कॉलेज तुम्हें पैसा देगा, उसमें पैसा कोई नहीं लगता है ना बाद में। बस तुम्हें अगर कोचिंग पढ़ना है या अपना बुक्स मटेरियल लेना है तो वो ले सकते हो, या तो कॉलेज का लाइब्रेरी तो है ही, है ना। उसके बाद तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो कि भाई जो जितने अपना घर पे बैठे जो लर्निंग लिया या फिर मतलब प्रैक्टिस के दौरान जो भी उन्होंने सिखाया ना, प्रैक्टिकली मैक्सिमम रहता है, उसमें क्या सीन है, मतलब जो एमबीबीएस के दौरान बोल रहे हो?
एमबीबीएस के दौरान मैक्सिमम थ्योरेटिकल अच्छा। होता है, मैक्सिमम 80%, 20% जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बाद हम लोग प्रैक्टिकल केस देखते हैं, अच्छा, समझ प्रेस्क्राइब गया। नहीं करते। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मेन आता है हम लोग का, लाइक कैसे डिलीवरी कराना है, छोटे बच्चों को कैसे क्या देखना है, वो हमारा ठीक है। इंटर्नशिप के दौरान 1 ईयर ट्रेनिंग होता ठीक है, उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। वो जो regular में जाके हम लोग बॉन्ड जो prescribe भी होता है, करते हैं, राइट, डिलीवरी भी उस कराते बॉन्ड हैं। में प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब वो हाँ। लिख सकते हो, दवाई लिख सकते हो कि भाई हाँ। ये खा लो, है ना। आफ्टर इंटर्नशिप तुम आराम से लिख समझ सकते हो, गया, तुम्हारा नॉलेज भी वो रहेगा। समझ गया। वो पहले तो लर्निंग है, मतलब एमबीबीएस में पूरा का पूरा तुम्हारा थियोरेटिकल लर्निंग हो गया। इसके बाद तुम 1 ईयर इंटर्नशिप में तुम्हें वो सिखा देगा कि भाई कैसे कैसे पूरा 1 साल तुम पूरा एकदम डॉक्टर के पीछे पीछे घूम के, मतलब वो हो जाएगा ना। समझ गया। तो मतलब उसका गर्ल्स बॉयज़ का क्या रेशियो रहता है भाई? मतलब मैक्सिमम लड़कियां तो भाई इंजीनियरिंग तो आता नहीं है, उन लोग के लिए मतलब स्पेशल कोटा रखा है कि भाई आ जाओ इंजीनियरिंग कर लो, तुम भी देख लो क्या होता है अपने इंजीनियर का दुनिया, है ना। तो अपना जैसे 1:10 रेशियो रहता है, वहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पर बोलता हूँ मेडिकल में हरियाली है। मेडिकल में भाई मैक्सिमम मतलब तुम परसेंटेज अगर पकड़ लोगे तो 10 में पकड़ लोगे तो 5 और 6 गर्ल्स है। मतलब किसी कॉलेज में 40% हो गया, 100% पर भाई वो 40% बहुत है। बॉयज, कहीं पे भी बोलते ऐसा रेशियो उल्टा भी है। अच्छा, रेशियो उल्टा भी है, कहीं पर 60% गर्ल्स 40% बॉय। नहीं, आई थिंक गर्ल्स तो ज्यादा नहीं, इंटरेस्टेड उनको है ना, मेडिकल उनको फील्ड में, बचपन वो भी से ही एक reason पता नहीं क्यों, मतलब ये सब्जेक्ट से वो इंटरेस्ट हो, मतलब थियोरेटिकल उनको शायद मुझे लगता है कि भाई थियोरेटिकल जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे बहुत अच्छे से वो ग्रैब कर पाते हैं। वो मतलब वो पहले से ही उनका वो माइंडसेट बन जाता है बचपन से कि भाई अच्छा डॉक्टरी कर लेना ये। और एक हाँ, caring वो attitude add पॉइंट करते है, थे। क्योंकि वो अलग, वो पूरा का पूरा मतलब हॉस्पिटलाइजेशन केयरिंग वो उसी में आ जाता है, तो नेचर ही इस तरह का। ठीक है, सही बोला तुम। तो मतलब हर एक स्टेज में तूने जैसे बोला एमबीबीएस हो गया, तो ये हायर क्या हो गया एमबीबीएस, इसके बाद तुम्हारा 1 साल का तुम्हें वो इंटर्नशिप हो गया, इसके बाद वो बॉन्ड वाला जो तुम रूरल एरिया में जाके कर लिया, इसके बाद तुमने पीजी कर लिया, उसमें भी कुछ सुपर पीजी बोल, पीजी और 3 इसके साल बाद है। कुछ होता है ना सुपर उसके बाद स्पेशलिस्ट। सुपर स्पेशलिस्ट वो तुम्हारा चॉइस है, उसके बाद ऑल। ठीक है, तो उसमें अलग अलग उसमें क्या वो रहता है, पे स्केल क्या क्या रहता है? एमबीबीएस तो फ्री में हो गया, मतलब तुम्हें उल्टा पैसा देना है ना। इसके बाद का क्या सीन है, मतलब 1 साल का जो इंटर्नशिप है उसमें क्या अराउंड पे मिलता है? अभी अराउंड 35,000। और इसके बाद तुम्हारा मतलब वो सबका सेम ही रहता है ना? स्टेट वाइज नहीं, स्टेट वाइज वेरी करता है। हमारे आसाम में आई थिंक हाईएस्ट अराउंड। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, 20,000। मैं बोल रहा हूँ एक बैच में मान ले 100 स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, वो 100 के 100 बंदे को जो इंटर्नशिप पे सबको सेम पे मिलेगा, या उसमें ऊपर नीचे मार्क के बेसिस पे सेम मिलेगा सबको? तो बढ़िया है भाई। सेम पे मार्क्स एमबीबीएस में पास कर लिए वही काफी, यहाँ पर मार्क्स मैटर नहीं। सही है, वो हर जगह में है भाई। मतलब इंजीनियरिंग में ऐसे, मतलब तुम पास कर लो, मतलब क्लास में थोड़ा बहुत, लैब में थोड़ा टिपिकल होता था, मतलब लैब में सीन ऐसा है कि लैब एब्सेंट मारने से तुम फेल हो जाओगे अपना, ऐसा सीन था कि लैब में हर रोज जाना पड़ता था। नहीं, हमारे भी सेम ही है, हमारे भी से अटेंडेंस बहुत काउंट होता है। 80% अराउंड तुम्हें प्रैक्टिकल में चाहिए, 75% थ्योरी में, जिसका कम होता है वो एग्जाम में बैठते अपना मेरा एक सीन बताता हूँ कॉलेज के टाइम पे अटेंडेंस का। तो फाइनल एग्जाम के पहले दिन ना, मैं जो एक डिपार्टमेंट था है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट था भाई, IIT गुवाहाटी के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, तुम अभी आज भी जाओगे तो क्या सीन है, लेकिन अपने टाइम पे ऐसा था। तो अटेंडेंस का बहुत स्ट्रिक्ट था वो। तो मैं जाके एग्ज़ाम के पहले, मतलब 1 हफ्ता पहले जाके उनको पहले पूछा कि यार मेरा अटेंडेंस है क्या, तब पढ़ाई में बैठना है, नहीं तो भाई वो सब्जेक्ट उस साल छोड़ दो भाई, वो एग्ज़ाम में तुम्हारे नाम का पेपर ही नहीं आएगा। मैं जाके पहले पूछा कि मेरा अटेंडेंस सही बैठ रहेगा। वो भाई तू लेजेंड। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने क्या बोला कि भाई एक और क्लास तेरे को तू अगर कर लेगा, तेरा 75 का जो कोटा है वो पूरा होगा। मैं बोला अभी एक क्लास में जाना है कैसे भी। वो टीचर भी बहुत अलग लेवल का था भाई। वो टीचर आके बोलता था कि यार क्लास में वो गाना बजा देता है, सॉफ्ट एक म्यूज़िक बजा देता था, और बोलता था कि यार या तो तुम क्लास में सो जाओ या तो तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन मुंडी इधर उधर किया तुम्हारा भाई उस दिन का मतलब मार्क काट देता था भाई माइनस में। एक तो तुम्हें इंजीनियरिंग में मार्क मिल नहीं रहा था, पूरा 100 मार्क मान ले, पूरा साल में तुम्हें 100 मार्क का पेपर हुआ, 10-10 मार्क का 5 इधर उधर फाइनल उन्हें मिला के ऑन एंड बड़े जो कुछ भी करके 100 मार्क का वो पेपर लेके आएगा। और उसमें से वो उठ के बोलता था ना कि भाई माइनस कर देता, 100 में
10 मार्क्स पासिंग होता था पूरा, पूरे साल में 10 मार्क नहीं आ रहे बच्चों का, 100 200 बच्चे ऐसे ही बैक लग जा रहा है उसमें, तो 10 मार्क उसका पासिंग था। लेकिन वो जो टीचर था भाई, जो प्रोफेसर था, उन्होंने क्या मतलब माइनस कर दिया था क्लास में, जिसका मुंडी हिला, कुछ भी बात कर लिया या कुछ भी कर लिया, वो फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या बात कर रहे हो, बस इधर उधर किया तो तुम्हारा पहले दिन तो -2 कर दिया एक बंदे का, -1 किया। तो अपन ने सोचा यार -1 हो गया इसका, एक तो 6-7 मार्क आ ही नहीं रहा है, मतलब 10 मार्क नहीं आ रहा है पूरा साल पढ़ के। तो इसके बाद अगले दिन किसी और बैच में किसी का -2 कर दिया, इसके बाद वो डबल हो रहा है, -4, एक का -6 हो गया भाई। मैं बोला वो तो पक्का फेल है भाई, 10 मार्क नहीं आ रहे, उसका -6 हो गया। तो बहुत टिपिकल था अपन भाई, बहुत स्ट्रिक्ट था क्या सर? बहुत नहीं, ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होता है, मतलब सबका ऐसा सीन नहीं था, लेकिन वो अपना मतलब प्रोफेसर लोग भी अपना तोप है भाई, वो मतलब अपना मतलब एक दबदबा बना रखते हैं भाई। भाई सुन, मेरा भी एक कहानी, एक सर्जरी का एक सर थे, HOD थे, उनको तुम क्लास में आंसर दो या ना दे मैटर नहीं करेगा, ठीक है, हाँ। अटेंडेंस मार्क्स थे। एक बार हम लोगों का मतलब फाइनल लैंग्वेज एक बार अटकाया गया था, ठीक है, उसका अटेंडेंस कम है, उसको फाइनल बैठ में वार्निंग दी, मुझे भी दी थी कि लाइक तुम फाइनल में बैठ नहीं पाओगे। इंटरनल मार्क्स मैटर नहीं करता है, तुम टेस्ट में 20 में तुम्हें 5 मिले, यू आर अलाउड, बट अगर अटेंडेंस तुम्हारा कम है, ठीक है, मार्क्स तुम्हारे 20 में 15 है, पर अटेंडेंस तुम्हारा कम है, यू आर नॉट अलाउड। मतलब सर का ऐसा है कि तुम आओ, पेशेंट्स को देखो, सीखो, एक पेशेंट ही तुम्हारे लिए भगवान है, ठीक है, थ्योरेटिकली पढ़ के तुम तो ट्रीट नहीं कर पाओगे ना, तो भी लाइक बहुत डिफरेंट लगेगा सर। मतलब है, लेकिन वही सीन है भाई, मतलब मैं तो भाई एग्जाम के पहले मैं बोला पहले पढ़ना चालू किया, इसके बाद एग्जाम में नहीं बैठ पाए, वो तुम झगड़ा नहीं कर सकते भाई, लड़ाई नहीं कर पा रहे, वो बोला नहीं होगा मतलब नहीं होगा, अपना बस ऐसा सीन था। और प्यार से बोल देगा, ऐसा नहीं है डांट के भगा दे रहा है, वो बोलेगा भाई एसी के नीचे बिठाएगा, आराम से बोलेगा, बोले ठीक है अगले साल आ जाना, अपन तो इधर ही बैठे हुए, वो ऐसे प्यार से बोलेगा ना, तुम परेशान भाई, वो क्या आदमी है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कोई टीचर किसी को पकड़ के डांट दे रहा है, ऐसा नहीं था अपना, वो आराम से बोलता था भाई, ऐसा सीन है। नहीं, मेडिकल भी ऐसा चीज है, लाइक अगर तुम क्लास में नहीं भी जाओ तो मैटर नहीं करता, बस तुम्हारे एंड ऑफ द डे 75% फ्री में अटेंडेंस मार्क्स बनता है। मतलब फर्स्ट ईयर में सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो CS का लैब में क्या हुआ, एक मतलब प्रोफेसर जब आया ना पहले दिन, हर लैब में तुम्हें कुछ ना कुछ मार्क मिलता है, ठीक है। पहला दिन आके बोल रहा था कि यार ऐसा कोई बंदा है जिसने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं या मतलब कभी छुआ नहीं, एक बंदा हाथ करा करता है, वो उठ के बोले कोई बात नहीं, आज एग्जाम के बाद तुम भी सीख जाओगे। तो उस लेवल का कहानी चलता था भाई, अलग ही लेवल के प्रोफेसर थे भाई वहाँ पे। तो जैसे तुमने बोला ना, लोग स्पेशलिस्ट बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, PG, तो उसके मतलब ऐसे इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, लोग स्विच करते हैं। जैसे मैंने भाई केमिस्ट्री किया, इसके बाद जिसमें कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, इसके बाद ये अभी यूट्यूब में एडुकेशन फील्ड में आ गए, तो बहुत सारे ऐसे स्विच किए। तो MBBS में क्या होता है बेसिकली, इंजीनियरिंग में तो भाई कॉमन है भाई, ये कर रहा है, कल जाके कंप्यूटर कुछ कोडिंग कर लिया, इसके बाद कुछ और कर लिया। तो मेडिकल में क्या सीन रहता है, मतलब एक स्पेशलाइजेशन करने के बाद ऐसा होता है कि इन जनरल मतलब 3 साल बाद पता चला वो कुछ और स्पेशलाइजेशन में बैठ गया? नहीं, मेडिकल में ऐसा कि तुमने अगर PG सीख ले लिया किसी भी से, लाइक मेडिसिन में लिया, सर्जरी में लिया, तुम्हें उसी में करना, लाइक तुम डुअल या उसके साथ और नहीं कर सकते। इसके बाद PG खत्म होने के बाद सुपर स्पेशलिस्ट, वो सुपर स्पेशलिस्ट जो तुम बोल रहे हो भाई, वो सेम रहता है क्या, मतलब सेम इंटरलिंक रहता है वो, मतलब या टोटली डिफरेंट भी ले सकते हो? नहीं, उसके लिए फिर से अच्छा एग्जाम दो, एग्जाम क्वालिफाई एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम कौन लेता है? वो नीट, हर स्टेज में एग्जाम, नीट जैसा ही एग्जाम होता है वैसा? हाँ, वो भी नीट SS, नीट सुपर स्पेशलिस्ट बोल गए, नीट SS। तो भाई मतलब काफी साल हो गया है ना, मतलब हर लेवल पे एग्जाम है, तुम पढ़ते रहो। इंटर्नशिप में जाने के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है या वो लग जा रहा है कंपलसरी, इंटर्नशिप एंड बॉन्ड में? नहीं, वो भी नहीं, तुम्हें फाइनल ईयर पास करना है, अगर तुम पास नहीं किया तो तुम इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे। इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहला साल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पहला साल में बहुत डिफिकल्ट रहता है, मतलब पहला साल तुम्हारा किसी तरह निकल गया, इसके बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट कम होता जाता है, प्रोजेक्ट मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा आ जाता है, प्रोजेक्ट आ जा रहा है, तो तुम, और दूसरा बात है पहले साल में मान ले मेरा जैसे कि केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, तो केमिस्ट्री रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है मैक्सिमम सब वो, लेकिन पहला साल में तुम्हें मैकेनिकल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, CS भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का यूजुअली हार्ड होता है, मतलब डिफिकल्ट होता है। इसके बाद तुम अपने सब्जेक्ट में, अपने कोर ब्रांच में चले जाते हो, तो उसमें तुम्हें भले ही सब्जेक्ट तो टफ है, लेकिन वो तुम्हें समझ में आ जाता है इजीली, क्योंकि वो तुम्हारे पूरा जो भी जितने भी सब्जेक्ट है मैक्सिमम तुम्हारे सब्जेक्ट रहता है, तुम्हारे कोर ब्रांच के।
तो धीरे धीरे वो फोर्थ ईयर आते आते थोड़ा लोड कम पड़ जाता है, मतलब इंजीनियरिंग में आराम से हो जाता है मतलब। तो MBBS में क्या रहता है, फर्स्ट ईयर आसान रहता है या मतलब फोर्थ ईयर आसान रहता है, या लेवल कैसे बढ़ता है? MBBS में तुम्हारा फर्स्ट ईयर थोड़ा टफ है कंपेरेटिवली, हाँ। सेकंड ईयर थोड़ा इजी हो जाता है, थर्ड ईयर भी इजी है, बट फाइनल ईयर इज द टफेस्ट ईयर। अच्छा, फाइनल ईयर मतलब तुम्हारे 4 सब्जेक्ट रहते हैं, पर वो मेरे हिसाब से टफेस्ट है, क्योंकि अगर तुम्हारा बैक लग गया तो तुम्हारा बाकी सब इंटर्नशिप करेंगे, या तुम्हें लाइक 6 महीने का बैक पकड़ लो। अब 6 महीने का बैक में भी क्लियर नहीं किया तो 1 ईयर बैक हो जाता है। तो इंजीनियरिंग में क्या सीन है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो MBBS में क्या है, एक ही डिपार्टमेंट है या क्या सीन है उसका भी अलग अलग वो रहता है? इन जनरल है क्या MBBS में? यार नहीं, MBBS में ईयर वाइज अलग अलग सब्जेक्ट है। जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। ये सब प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट है जो तुम्हें क्लिनिकल में हेल्प करेंगे, उनका नॉलेज उसमें हेल्प करेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मान ले आज के डेट में 100 बच्चे का एडमिशन होता है MBBS में, तो 100 आउट ऑफ 100 बच्चे का सेम सिलेबस रहेगा क्या? हाँ, अच्छा, सबको समझ लिया। तो ऑन एन एवरेज कितना साल लग जाता है? सबको मतलब जो 19 क्या बोल रहे थे, 4.5 years का तुम्हारा MBBS कोर्स नहीं, जो 19 सब्जेक्ट हम लोग का, वो सबको 19 सब्जेक्ट। अच्छा, टोटल 19 सब्जेक्ट था, सभी सब्जेक्ट में पास भी कर, और उसमें मतलब 4 ईयर मिला के प्रैक्टिकल भी होता था उसमें इंक्लूड है 19 में, या सारे का सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है? हाँ, हर सब्जेक्ट का, हर थ्योरी सब्जेक्ट का हर प्रैक्टिकल रिलेटेड है। समझिए। तो मतलब आपने को जो समझ में आया कि भाई 4.5 ईयर्स तुम्हारा लग गया MBBS में, 1 साल लग गया तुम्हारा इंटर्नशिप में, और 1 साल लगे इंटर्नशिप के बाद एक कंपलसरी बॉन्ड है, हर स्टेट में होता है वो या सिर्फ आसाम में है? हाँ, नहीं, हर स्टेट अपना ये सिर्फ गवर्नमेंट वालों के लिए है ना? में नहीं होगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट वालों का कहानी है, प्राइवेट का कोई सीन नहीं है। तो प्राइवेट वाला क्या कर सकता है, मतलब सीधा MBBS करने के बाद वो UG PG दे सकता है? ऐसा सीन हो सकता है क्या कि किसी ने भाई प्राइवेट से MBBS किया है, इसके बाद UG PG जो है ना, PG उसने कहाँ से कर लिया, गवर्नमेंट से करना चाह रहा है, तो वो PG नीट दे के कर सकता है ना? कर सकता है। सही है। उसका बस वो जहाँ से प्राइवेट के वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंडिया में, वो एक कंडीशन। तो यार मतलब कुछ अपना तेरा जो लाइफ का जो इन जनरल जो सीन रहता है, मतलब डिफ़िकल्टीज रहता है, मतलब जॉब में या कुछ भी जो भी, या फिर तेरा कुछ लर्निंग है वो कुछ शेयर कर, कुछ तो सीन होगा है ना, कि भाई वर्कलोड ज़्यादा है या क्या सीन है ऐसा? नहीं, MBBS में बोलूँगा इट्स लाइक इनिशियली थोड़ा फर्स्ट ईयर थोड़ा टफ लगेगा, लाइक लोग आके एडजस्ट करते हैं, बट उसके बाद से सेकेंड ईयर लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं। ऐसा नहीं मेडिको से पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर को तो हम लोग हनीमून फेज भी बुलाते थे, आधा पढ़ाई आधा एंजॉय। भाई इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही है, ठीक है, मतलब फाइनल ईयर में जाकर लोग मतलब अपना क्या रहता है ना, मतलब 4th ईयर में सबसे मस्त रहता है। 4th ईयर में क्या सीन रहता है कि यार प्लेसमेंट लग जाता है दिसंबर तक, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा वो जो 8 सेमेस्टर होता है, 4 साल का 8 सेमेस्टर, तो उसमें तो बच्चे मतलब पढ़ने होने का सीन है, क्योंकि वो प्लेसमेंट लग गया, उसका वो लग गया। तो मेरा क्या सीन हुआ था, एक सब्जेक्ट था, तो लास्ट एग्ज़ाम इंजीनियरिंग का सबसे लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है। उस दिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। उस दिन क्या हुआ ना, लास्ट एग्ज़ाम में अभी मैं, क्योंकि कोविड भी होके गया था, ठीक है, तो उस टाइम मतलब मिड सेम तक ना लोगों ने भाई घर में बैठ के एग्ज़ाम दिया, तो बहुत ऐसे मार्क बहुत आ रहे हैं उसमें। तो प्रोफेसर को समझ में आ गया, बोला यार बच्चों ने कुछ जोल किया होगा, तो उन्होंने क्या किया, वो बोला यार अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है ना, उसका जितनी भी मतलब अपन वेटेज लेने वाले थे वो पूरा घटा दिया, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया। बोला अभी एक टेस्ट लेंगे, इसके बाद एक एंड टर्म लेंगे, उसमें सबसे उसका मैक्सिमम वेटेज होगा। मैं बोला भाई ये क्या सीन है, अपन सोच के रखा था कि भाई पास हो गए ये सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट भी काफ़ी डिफिकल्ट था। तो वो बोल रहा है कि यार सोलर एनर्जी बोल के कोई सब्जेक्ट था, ठीक है, सोलर एनर्जी भी उसमें एनर्जी में, तो वो लिया था, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट था। अब कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे या इलेक्टिव में, इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐसा रहता है कि तुम थोड़ा बहुत पढ़ लो तो पास हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भाई फॉर्मेट बदल दिया एंड मूवमेंट में और वेटेज ज़्यादा कर दिया। तो जिस दिन टेस्ट था ना, तो ग्रुप में मैसेज आ जाता है, अपन तो क्लास ऐसे प्लेसमेंट उसमें लग गया, क्लास में जा नहीं रहे, वो ग्रुप में मैसेज आया, बोला यार आज टेस्ट है, तो सारे बच्चे पूरा हॉल भर गया, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर उठ के बोलता है ना आज टेस्ट नहीं होगा,
बच्चे पीछे से दरवाजे से सब निकल गए, मैं भी निकल गया, हम लोग भाई दोस्तों से बोले चल भाई चाय पीने चलते, शाम हो गया। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा लगा दिया, बोला अभी टेस्ट है। बच्चे आधे खाली हो गया भाई। तो अपन तो और भी परेशान, बोले भाई इस सब्जेक्ट में पहले से उन्होंने वेटेज कम कर दिया। अब जो टेस्ट हुआ उस टेस्ट में मार्क नहीं आया। इसके बाद एंड सेम एग्ज़ाम आया भाई। अभी एंड सेम में क्या सीन है कि भाई तुम कोई भी सब्जेक्ट ना ऐसे पीछे से तुम पढ़ने से तुम्हें समझ में आएगा नहीं, तुम्हें पूरा सामने से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और सामने वाला सिलेबस में अभी एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन तुम्हें अगर पीछे वाला पढ़ना है तो सामने वाला भी पढ़ना पड़ेगा। तो कहानी पूरा एकदम अलग हो गया। तो मैंने क्या किया ना, प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन था उसको उठाया। मैंने बोला यार एक क्वेश्चन पढ़ के जाऊँगा ऊपर वाले से भरोसे में, और वो जो क्वेश्चन अगर कल आ गया एग्ज़ाम में, वो जो क्वेश्चन तैयारी करूँगा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो भाई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होता है कि एक पेज में, वो भी 6, 7, 8, 10 पन्ना जा रहा है कि एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करते ही जा रहे, ऐसा सीन था। तो एक भाई चला जाता है वो, तुम इतना लंबा वो क्वेश्चन। मतलब इंजीनियरिंग में क्या होता है, इंग्लिश में इंग्लिश लिखना नहीं होता है भाई, वो पूरा मैथ्स ही रहता है, चाहे केमिस्ट्री हो कुछ भी हो। तुम अगर देखोगे ना पेपर उल्टा के बोलेगे क्या भाषा में लिखा हो, भाई मैथ्स ही करवा दे रहा है। मैथ्स है नहीं, है ना, डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मतलब मान ले भाई मैथ्स ही सॉल्व करना है उसमें। तो उसमें क्या था कि मतलब 10 पेज आ रहा है मान ले, तो एक ही क्वेश्चन एक रात में पॉसिबल है। तो मैंने पूरा देखा, मैंने बोला यार ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और इसी को तैयारी करके जाएंगे। और उनका लेक्चर ढूंढा कि भाई ये टॉपिक जो पढ़ा रहा है ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, तो वो पूरा तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठा। एग्ज़ाम में भाई पहला पन्ना पलटा, देख रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं है, दूसरा पन्ना उल्टा। मैं बोला भाई फेल हो गया क्या, अभी निकलना है भाई प्लेसमेंट से। प्लेसमेंट भी हो गया, जॉब भी लग गया, अभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होने से भाई जॉब भी गया। तो इसके बाद भाई लास्ट में जो वो क्वेश्चन आ गया, मैं पेपर बंद करके 10 मिनट आराम से रिलैक्स किया। मैंने बोला भाई पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, अभी तो पास होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा सीन था भाई। इंजीनियरिंग में तो अलग ही कहानी रहता है। इंजीनियरिंग में क्या रहता है, ऑटोनोमस बॉडी है ये सब IIT, तो प्रोफेसर के हाथ में ही पूरा फुल कंट्रोल रहता है कि भाई किसको कितना, कौन सा सब्जेक्ट में कितना, वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट में कट ऑफ रखेगा। वो उनका भाई मर्जी है कैसा क्या मार्किंग स्कीम है, वो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट डिसाइड करके दे रहा है। वो सारे इंडिविजुअल प्रोफेसर के ऊपर सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। ऐसा MBBS में ऐसा है क्या, या मतलब नहीं MBBS में अभी थोड़ा वो प्रोफेसर के पास पावर प्रैक्टिकल में है, ठीक है। थ्योरी जो होता है हमारा जो मतलब हर कॉलेज का पेपर एक जाके यूनिवर्सिटी में उधर जाके चेक होता है। पहले ऐसा नहीं था, ये रिसेंटली 3-4 साल पहले सब चेंजेस। अच्छा, पहले मतलब तुम जैसे बोल रहे थे तुम्हारे जो प्रोफेसर के हाथ में सब ठीक, उससे पहले भी मेडिकल में वैसे ही था। हर कॉलेज का पेपर कॉलेज में ही चेक होता था, और अभी तो चेंजेस हो गया, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अच्छा दूसरे जगह में चला जाता है क्या? कॉलेज का पेपर तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाता है। हाँ, हर कॉलेज में जितने मेडिकल कॉलेज है, सीमांत शंकरदेव यूनिवर्सिटी है गुवाहाटी में, उधर जाता है, उधर जाकर चेक। बाकी जो प्रैक्टिकल मार्क्स है तो तुम्हारा कॉलेज का इंडिविजुअल प्रोफेसर है, उनके हाथों में। तो प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना कॉलेज में भाई। अपना तो मतलब प्रैक्टिकल में अगर तुम एब्सेंट हो गया तो भाई फेल है, ऐसा सीन है। सेम हमारा भी लाइक प्रैक्टिकल में अटेंडेंस मार्क्स असली, और सेकेंडली मुंह खोलना है, खाली नहीं रहना है। भाई बता रहा है मेरे को ना प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोग का क्या होता था कि भाई मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या हुआ, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या सीन रहता है कि सुबह से लेके भाई शाम तक बैठा के रख रहा है, और तेरा कितना नंबर आएगा पता नहीं। बाइबा में इतना डर लगता था भाई, बाइबा में अलग ही टेंशन है। मेरे को स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा, बोला यार ये जो टेबल है, मतलब वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कुछ था, वर्कशॉप का था, बोला ये वर्कशॉप बोल के एक सब्जेक्ट रहता है, उसमें उन्होंने बस पूछा यार तुम एक चीज़ बताओ, ये जो टेबल है इसका मतलब ये कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो मैं एक रैंडम एक बोल दिया था कि भाई इतना सेंटीमीटर, उस मतलब मान लो मैंने बोल दिया कि भाई ये 50 सेंटीमीटर का। तो बोल रहा है यार 50, मैंने कुछ ऐसे रैंडम नंबर दिया, 52 ऐसा कुछ या 72 ऐसा कुछ बोल दिया था भाई इतना सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो उन्होंने बोला यार 70 भी नहीं है, 72, ये बीच में 2 कहाँ से आ गया? मैं बोला भाई ये मेरा कैलकुलेशन है, ये तो ऐसा सीन है। तो वो ख़त्म हुआ है ना। वो इसके बाद कुछ और पूछ रहा है कि ये उठा रहा है भाई, इसका अभी हैमर उठा के पूछ रहा है भाई, हैमर का भी अलग अलग पार्ट है। बोला है कि भाई ऊपर वाले को क्या बोल रहा है, जिसको पकड़ा उसको क्या बोल रहा है। तुम बोले कि भाई ऊपर से नीचे तो अपन जानते सिर्फ हैमर ही है, लेकिन उसका भी इतना सारा नाम है ना फालतू में। इसके बाद सीन क्या हुआ, एंड में मेरे को फिर से सेम सवाल पूछता है कि भाई पहले सेंटीमीटर पूछा था, अब बोल रहा है कि ये जो टेबल है इसका मीटर कितना मीटर का।
तो ऐसा टाइप का घुमा देता है। तो ये एक एग्जांपल है कि भाई वो कुछ भी करेगा, मतलब पहले दूसरे यूनिट से तुम्हें ये मेजरमेंट पूछा कि भाई इस रूम का क्या मेजरमेंट होगा, इसके बाद तुम भाई इंटरव्यू के पूरा प्रोसेस जब हुआ इतना सारा क्वेश्चन हुआ, तुम भूल जाओगे भाई पहले क्या पूछा था, लेकिन उनको याद रहता है क्योंकि वो नोट करते रहते हैं, वो टीए भी बैठा रहता है, वो भी नोट करते रहते हैं। इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन घुमा दिया, भाई अभी यूनिट चेंज कर दिया, अब आप बोलो कितने में था। तो ऐसा टाइप का मतलब ट्रीट कर देते हैं। तो वाइवा होता है भाई बहुत। मेरा भी एक ऐसा एक फानी स्टोरी है, सुन। मेरा क्या हुआ था, सर्जरी का प्रैक्टिकल था, तो बाहर सब लोग एक्सरे थे। हाँ, बाहर सब लोग बोले थे कि एक्सरे ये आया है, एक्सरे के भी बोलते थे, किडनी मीटर ब्लडर। तो किसी ने अंदर का आंसर दे नहीं पाया था, उसको बहुत डांटा, उसको देख के मैं डर गया था, और ये तो पता नहीं पड़ा है। तो मैं उससे आगे पूछा था भाई क्या एक्सरे क्या था, अंदर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मैंने ये नोटिस नहीं किया कि एक्सरे प्लेट अलग अलग करके चेंज करके दे रहा है। ठीक है, उसने जो बोला तू जाके बस ये बोल रहा, अगर ये नहीं बोलेगा तेरा वाइवा नहीं होगा। मैं सुन के गया, एक्सरे अच्छा देखा भी नहीं, उसने बोर्ड में लगाया, बोले एक्सरे क्या है, मैंने डायरेक्ट बोले की होगी। मैं देख रहा हूँ, मैंने जो बोला एक्सरे लगाया ही नहीं हो भाई। उसके बाद एक्सटर्नल मेरे ऊपर गर्म हुआ, तो क्या पढ़ाई तूने, अब मैं चेंज भी नहीं कर सकते, एक बार ऑलरेडी बोल दिया आंसर, खत्म भाई का, लिया ही नहीं बाद में बंदे ने। ऐसा इसलिए लोगों का सुन के जाके आंसर नहीं, ये तो है भाई, जो तुम्हें कि क्वेश्चन चेंज हो जाता है ना। हाँ, क्वेश्चन वही तो मैं बोल रहा ना, उन्होंने क्या कर दिया ना कि भाई और जो वाइवा होता था अपना, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में कुछ छोड़ दिया भाई, वो पूरा स्ट्रेस में डाल देगा, ये क्या है वो क्या है, तू कन्फ्यूज हो जाएगा भाई क्या पूछ रहा है। इसके बाद उन्होंने इतना स्मार्टली ना वो सेम सवाल पूछ लिया, यूनिट बदल के पूछ लिया था मेरे को, और पूरा सुबह से तू बिना खा पी के उधर खड़ा है एकदम, मतलब लाइन पे खड़ा है, और अचानक से तो कुछ भी पूछ लेगा ना, मतलब बेसिक सा चीज़ भी मतलब दिमाग से उड़ जाता है भाई, टेंशन में कि भाई पास होगा कि नहीं पास होगा। वो अलग स्ट्रेस होता है, एक अलग स्ट्रेसफुल। हर बच्चा आके वो अपना सवाल का आंसर बता रहा है कि भाई ये पूछ रहा है, इसका वो पूछ ले रहा है, भाई किसने डिस्कवर कर लिया पूछ लिया, भाई ये कौन याद रखता है। इसके बाद तूने जैसे बोला यार, मतलब कॉलेज में अभी जैसे कि अभी तो कुछ कर रहा है ना, कुछ प्रोजेक्ट या कुछ सीन है, क्या है वो थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर दे क्या सीन। अभी साइड में एक साइड लाइन में एक आसाम यूनिवर्सिटी में एक जॉब कर रहा है एज ए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है बोल के। तो उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रोक पेशेंट्स हैं उनका ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है। हमारे केरला से एक डॉक्टर है, वो देखते हैं, मैं एज ए डॉक्टर साइड में चीफ कंप्लेन उनको बोलता हूँ, फिर उधर से ट्रीटमेंट वो लोग देते हैं। इस प्रोजेक्ट बेसिकली ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट ही देना, हम स्टडी भी करते हैं, इसलिए एज ए प्रोजेक्ट बोला रहे। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट में अपॉइंटेड हूँ, तो स्टडी करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, टी गार्डन लेबरर्स में फ्लू क्यों ज्यादा हो रहा है, हम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, ऐसा चल रहा है। तो अभी तक हम लोग को मिला कि टी गार्डन में लोग क्या कहते हैं, चाय जो होता है ना, चाय में नमक ज्यादा देकर पीते हैं, तो नमक देने से क्या होता है कि बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से क्या होगा, स्ट्रोक होगा। हम लोगों ने एक चीज का आइडेंटिफाई किया है, और इसके ऊपर लाइक हम लोग मतलब अवेयरनेस फैला रहे हैं कि चाय में नमक चाय नहीं पीने की, क्योंकि देखो WHO गाइडलाइन भी तुम देखोगे तो पर डे लेस देन 5 ग्राम, ठीक है। अगर उनका रूटीन तुम देखोगे इट्स लाइक मोर देन 10 ग्राम। लाइक पूरी नॉलेज का मतलब प्रैक्टिकल के कोरिलेशन देख रहे हैं। तो वो मतलब डेटा कलेक्ट कर रहा है क्या? हाँ, डेटा भी कलेक्ट हो रहा है, प्लस पेशेंट को ट्रीटमेंट भी, मतलब डबल बेनिफिट है। हमें जो डाटा चाहिए वो हमें मिल जा रहा है, और पेशेंट का है कि सिंस वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, उनका ब्लड टेस्ट जो मेडिकेशन है उनको वो भी मिल जा रहा है। गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है म्यूचुअलिज्म का। तो यार मतलब तेरा जैसे मतलब अभी जॉब भी चल रहा है, इसके बाद अभी तुझे जैसे कि पीजी का एग्जाम भी आ रहा है, तो मतलब कैसे मैनेज करता है ये सारा चीज़, पढ़ाई मतलब कब करता है, मतलब क्या सीन? अभी जो मेरा ये जॉब है ये वीकली 2 दिन ही काम होता है एक्चुअली, तो बाकी डेज में घर पे पढ़ता हूँ, क्योंकि ओपीडी है वो हर दिन नहीं होता है। कभी स्पाइन का ओपीडी होता है तो स्पाइन का जो पेशेंट है वो पकड़ लो 2 दिन, बाकी 5 डेज में घर पे रहता है। अच्छा, तो मतलब मेडिकल में जितने भी मतलब वो माइंडसेट उनका क्लियर रहता है कि है ना, मतलब हर स्टेज में उनको एक एग्जाम क्लियर करना है, तो उसी हिसाब से मतलब जैसे कि पीजी का एग्जाम हो गया, वो मतलब एमबीबीएस में जितना भी पढ़ाई किया उसी रिलेटेड पीजी का एग्जाम है, या मतलब उसका भी कोचिंग लेना पड़ता है, क्या सीन है? वही सब्जेक्ट, वो सारा का सारा जितने भी 19 सब्जेक्ट वही है, जितना 19 सब्जेक्ट तुमने वही सब्जेक्ट थोड़ा डेप्थ। अच्छा, डेप्थ में वो भी एमसीक्यू टाइप का या मतलब थ्योरी लिखना पड़ता है, क्या सीन है? एमसीक्यू टाइप ही रहता है।
तो मतलब पढ़ाई करने का मतलब सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ना जॉब के बाद। तो मतलब वो मोटिवेशन कैसे मिलता है, स्ट्रेस नहीं आता है? स्ट्रेस मतलब कैसे मैनेज करता है भाई? लोग तो यहाँ पे मतलब बच्चे 11-12 में मतलब किताब देख के परेशान हो जा रहे हैं कि भाई कैसे पढ़े, इसके बाद उनको पता नहीं चल रहा है भाई कॉलेज में तो और बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो मतलब कैसे मैनेज करता है ये सब? एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस लगता है कभी पढ़ाई खत्म क्यों नहीं हो रहा है। एक लेवल खत्म होता है और एक आता है और एक लेवल खत्म हो रहा है और एक ऐड होता है। पर मुझे लगता है कि जो फ्रेंड ग्रुप एक बन जाता है ना, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और प्लस एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, लाइक इतना पढ़ के आ गए तो और थोड़ा पढ़ लेते। धीरे धीरे अपना जो सही बोल रहे हैं, धीरे धीरे अपना मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बिल्ड हो जाता है भाई। अपन अभी मतलब अगर मान लो कोई भी केमिस्ट्री का मतलब किताब में पलट लूँ, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है वन शॉट में, कुछ टाइम बाद देखते देखते समझ में आने लगता है भाई। हायर बुक्स भी पलटते तो समझ में आ जाता है, अच्छा भाई ऐसा है, तो वो बिल्डअप हो जाता है धीरे धीरे। मतलब बैठना पड़ता है बस अल्टीमेट। मुझे लगता है बैठने से एक इंटरेस्ट जागने से ही मतलब मुझे जितना समझ में आता है ना, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा डिफिकल्टी तो सीन नहीं है। मतलब अगर तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत सारे मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका जो इशू आता है ना यार फिजिक्स में, क्योंकि मैथ्स उन्होंने 11-12 में कम लिया ही नहीं होता है ना, तो उनको मतलब फिजिक्स में दिक्कत आ जा रहा है। मतलब केमिस्ट्री में कहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री में उसमें इशू आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इशू आते हैं भाई। लेकिन सीन ऐसा है कि कोई भी सब्जेक्ट, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो डिफिकल्ट है। वो टाइम तुम दे पा रहे हो क्या उसमें? अगर टाइम दे रहे हो ना, वो सब्जेक्ट मतलब कि पहले तो ना डिफिकल्ट क्वेश्चन मत पकड़ो सीधा। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सबसे आसान टॉपिक पकड़ लेना चाहिए, है ना। तो पहला चैप्टर सबसे आसान होता है, तो उसका थोड़ा बहुत थ्योरी देख लो ऊपर से, एक सिंपल सा कोई लेक्चर देख लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम वही मैं बोल रहा हूँ। पहले तुम वही ब्रांच टच करो जहाँ जो तुम्हें बहुत तो उसमें क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है भाई कि एक बार तुझे पता चल गया। कॉन्फिडेंस बिल्ड। फॉर एग्जांपल जिसको नीट का देना भाई, बायोलॉजी के सबसे आसान टॉपिक पकड़ लो, उससे क्या होगा, एक माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा। अच्छा इस टॉपिक से अगर इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब इन जनरल क्या होता है ना, हर टॉपिक से उसी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, बस तुम्हें वो टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है ना। तो तुम्हें वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी समझ में आ जाता है जब तुम कोई भी एक इजी टॉपिक जो तुम्हारा फेवरेट है तुम्हें समझ में आ जा रहा है, तो तुम उसी लेवल पे तुम बाकी सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यार, केमिस्ट्री में मैं जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ा देता हूँ, वो 1-2 लेक्चर बना के रखो, उसमें मैं क्या बोलता हूँ भाई, तुम पैटर्न देखो कि किस तरह से वो क्वेश्चन को क्रैक करना है, उसका माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें उसका अंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल जाएगा, सेम क्वेश्चन आएगा नहीं। तो वो क्वेश्चन कैसे सेट हो रहा है, उसका माइंडसेट क्या था भाई, जो एग्जामिनर है वो किस माइंडसेट से उस क्वेश्चन को बिल्ड किया, वो समझना ज़रूरी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़रूरी है। वो तब भी बिल्ड होगा जब तुम एक सफिशिएंट टाइम दोगे। फर्स्ट लेवल पे तुम्हें वो बिल्ड नहीं होगा कि भाई एग्जामिनर का माइंडसेट में क्या चल रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पता चलता है ना। वही टॉपिक तो वही रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा घुमा के रहता है। जो टॉपिक पे जिसने लाइक टेंस बना दे उसके लिए सही बोल रहे हैं। तो मतलब इंडिविजुअल टॉपिक पकड़ कर पढ़ेगा अगर। तो ऑन एन एवरेज क्या खर्चा आ जाता है यार, एक मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग में मैं बता दूँ ना, IIT में काफ़ी खर्चा आता है। मतलब IIT का पर सेमेस्टर तुम अगर देखोगे, IIT का भी फीस मैं बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का वो 1.5 लाख चला जा रहा है। मतलब 1,30,000 50,000 ऐसे जा रहा है मैथ्स फीस उसे इंक्लूड करके पर सेमेस्टर। मतलब 2 साल का अगर तू देख लेगा, मतलब 1 साल का अगर तू देखेगा, 1 साल का तो तुम्हारा ऐसे 2.5 से 3 लाख भी जा रहा है। तो स्कॉलरशिप मिल जा रहा है। लेकिन अगर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, किसी के पास कुछ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट नहीं है काम दिखाने के, तो उनका तो भाई पूरा ही फीस देना पड़ता है। लोन मिलता है वो बात अलग है, प्लेसमेंट भी लग जा रहा है बढ़िया सा, वो मैं एग्री करता हूँ। IIT में NIT में भी लग जा रहा है। तो मेडिकल में क्या सीन है यार, मेडिकल में रीजनेबल है क्या फीस स्ट्रक्चर है? मेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज में फीस पूरा रीजनेबल है। तुम ईयरली तुम्हारा एक्सपेंस अगर कॉलेज का एक्सपेंस पकड़ोगे 10 to 15,000, उससे ज़्यादा नहीं है। 10 to 15,000 और हॉस्टल का तुम्हारा फीस है नहीं, इसके बाद तो पैसा देना नहीं होता है। बस 2,000 तुम्हारा मेस फीस जो देते ये 10,000 पर ईयर का तुम बोल रहे हो? ईयरली में पढ़ रहा हूँ तो 4 साल में 40-50 हज़ार में हो जा रहा है। जैसे 5,000 अराउंड कुछ है, हाँ पकड़ लो 50,000 सही है। और बाकी जो एक्सपेंस है तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस जो होगा वो तो तेरा तो मतलब हॉस्टल फीस का सीन नहीं है, क्योंकि तू घर पे रह जा रहा है ना। वो बहुत ही सही है भाई, क्योंकि मैं इसी बात पे मैं समझ गया भाई। और प्राइवेट में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा मेडिकल का, है ना। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है। 5 साल में लोग 60 लाख से अराउंड खर्चा करते हैं।
60 लाख भाई 60 लाख भाई to 1 जितने भी करोड़। लोग जो इंडिया में लोग इसको भाई लोग मेडिकल के लिए बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, इंटरनेशनल करते भी हैं। जाते हैं, उनका हाँ। भी मतलब कभी लोग करते, ऐसा भी नहीं है कि लाइक वो सीट खाली रह जा रहे हैं, लोग उसके लिए भी कंपटीशन करते हैं। मतलब प्राइवेट में भी कंपटीशन है बेस्ट केस सिनेरियो है, अच्छा से पढ़ो। यार। मैं तो कहता हूँ बेस्ट केस सिनेरियो, अच्छा से पढ़ो, नीट अच्छा से क्योंकि रेडी यार करो और 10-15 हाँ वो मेरे हिसाब बेटर से- है ना भाई। 10-15 हज़ार में तुम्हें डिग्री मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई, तुम सोच रहे हो। इसलिए मैं समझ गया ना, हर साल मतलब नीट का कैंडिडेट क्यों बढ़ जा रहा है। और दूसरा भी पॉइंट है ना, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि भाई नीट में कट ऑफ बढ़ रहा है हर साल, है ना। नीट में हाँ। जेई एडवांस में मेरा जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जेई एडवांस में कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है, वो बढ़ नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेशन लगा दिया भाई 2 साल दे सकते हो, देना है 2, इसके बाद तुम ये मत सोचो और क्या है, जेई एडवांस खत्म। लेकिन नीट में हर साल मतलब ड्रॉपर्स तो इंक्रीज हो रहा है, वो तो ठीक है भाई। देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो ड्रॉप दे रहा है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जा रहा है, बच्चे सोच रहे हैं यार ड्रॉपर आ जा रहा है तो कंपटीशन बढ़ जा रहा है। मेरे हिसाब से ड्रॉपर की वजह से कंपटीशन इतना नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप कौन दे रहा है भाई, जिसका हो नहीं रहा है वो ड्रॉप दे रहा है ना। इसका मतलब उसने स्टडी में जो इसने गैप किया था वो दिया था, तो वो थोड़ा एडवांटेज में ज़रूर रहेगा, क्योंकि वो एक लेवल पढ़ चुका है। लेकिन फिर भी वो तुम्हारा मेजर कंपटीशन नहीं। आज का अगर मेजर कंपटीशन क्या है ना, सबके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, सबके पास ऐसा यूट्यूब में कोई भी चैप्टर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा कि भाई तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। तुम बस उसको तैयारी कर लो, है ना, तुम बस तैयारी कर लो। हाँ, रिसोर्सेज अवेलेबल है। आज के डेट में बहाना देने से दिक्कत है भाई, आज के डेट में कंपटीशन है, ये है वो है। लोग भाई अगर 100 सीट है, 100 सीट तो कंप्लीट हो रहा है ना, भर रहा है ना वहाँ पे, तो वो 100 बंदे का हिसाब से तुम सोचो ना कि भाई वो कैसे ले रहा है। तो ये मेरे हिसाब से भाई रिसोर्सेज अवेलेबल है। कोई अगर आज के डेट में तुझे क्या लगता है, जो अगर कोई मतलब प्रॉपर तरीके से सेल्फ स्टडी करता है, तो बिना मतलब कोचिंग नहीं, ऑनलाइन कुछ ले लिया, यूट्यूब का हेल्प ले लिया, तो वो नीट क्लियर कर सकता है क्या? मतलब क्या लगता है जी? मुझे लगता है आराम से, ठीक है, तो उतना भी टफ नहीं। तुम अगर बेसिक सब्जेक्ट वाइज फॉलो करोगे, लाइक बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी जाओ। आजकल तो ऑनलाइन ऐप भी तो बहुत आगे, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे हो जाएगा। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ठीक है, नहीं अभी मैं बोला तुम जैसे केमिस्ट्री पढ़ा, तुम फ्री में पढ़ा रहे हो, प्लस ऑनलाइन यूट्यूब में भी ऐसे भी है पढ़ा रहे, तो उससे तुम्हारा केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, फिजिक्स भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, यूट्यूब में अवेलेबल है, यूट्यूब ही देख के, हाँ यूट्यूब ही देख के बस बुक फॉलो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से थ्योरी क्लियर करो। मेरा यही सिंपल है। हाँ, मेरा जो क्या सीन है भाई, तुम 3-4 टीचर देखो, तुम्हें जो टीचर से तुम्हारा जो कनेक्ट अगर बन जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कोई बढ़िया पढ़ा दे रहा है लेकिन उसके साथ तुम्हारा कनेक्टिविटी नहीं बन पा रहा है, हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो तुम रिसर्च कर लो यार, सारा सब्जेक्ट्स का कितने 4-5 सब्जेक्ट है, तो वो देख लो कि भाई तुम्हारा कौन। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कोचिंग सेंटर में जो फिजिकल क्लासेस में क्या होता है ना, मान ले भाई तेरा फिजिक्स टीचर के साथ तेरा कनेक्शन बन रहा है, मैथ्स के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा है, या बायोलॉजी के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा है, या बायोलॉजी के साथ बन रहा है, फिजिक्स के साथ नहीं बन रहा है, एक ही क्लासरूम में जो क्लासरूम प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ऑनलाइन में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई तुम चूज़ कर सकते हो अपने टीचर्स को, भाई किसके साथ पढ़ना है, चेंज कर सकते हो। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट हो गया, हो सकता है भाई मैं जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है भाई तुम्हारा इनऑर्गेनिक से मेरा साथ कनेक्टिविटी बन जाए, तो ये हो सकता है ना। तो तुम्हें वो डिसाइड करना पड़ेगा यार भाई कौन सा टीचर के साथ तुम्हारा कनेक्शन बन रहा है, और उसका नोट्स बनाओ आँख बंद करके। अगर टीचर बोल रहा है कि भाई आएगा उसमें से, तो तुम कैसे विश्वास करोगे भाई आ रहा है कि नहीं। मेरा जो लर्निंग टेक्निक है कि भाई मैं एक चैप्टर उस ब्लाइंडली देख लूँगा। अगर तुम बोल रहे हो मेरे को आके बैठ भाई 10 घंटा बैठ इस चैप्टर में दे दे, तो दे दूंगा मैं 10 आवर्स, कुछ तो सीखूंगा, है ना। तो 10 आवर्स में मैं पूरा लिख लूँगा भाई उसने क्या क्या बोला। अब मैं क्या करूँगा, अपने तरफ से उसको फिर से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो भाई, अगर उस चैप्टर उस टीचर ने बोल दिया भाई आज के डेट में ये चैप्टर कंप्लीट है, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन हो सकता है भाई नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, वो दूसरे चैप्टर के साथ रिलेटेड है, जो चैप्टर तुम्हें नहीं आ रहा है इसके वजह से नहीं बन रहा है। लेकिन अगर जो चैप्टर इसी से क्वेश्चन से स्ट्रेट फॉरवर्ड है और तुम्हारा नोट से अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो भाई तुम्हें टीचर बदलना पड़ेगा। इस बात पे एग्री करता है क्या भाई शुभम? ये बात सही बोला था। मैंने क्लास 10 वालों के लिए, मतलब अभी अगर तू देखेगा ना 3-3 घंटा का मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का ऑन एवरेज 12 घंटे का मैंने एक लेक्चर बना के रखा है क्लास 10 वालों के लिए। क्लास 10 वालों के लिए मैंने क्या सीन किया, मैंने बोला
टॉपिक Topic बनाया है या नहीं नहीं क्लास 10 का है वो। एक्चुअली 100 लेक्चर के एक पूरा कोर्स था लास्ट ईयर, वो पेड था। अभी क्या क्या फ्रीली यूट्यूब में मार्च करके मैंने उसको डाल दिया। वो मैंने इस माइंडसेट से बनाया ना, देख क्लास 10 तक लोगों का बढ़िया मार्क आ जाता है। तू अगर ब्लाइंडली भी सीख के चला गया, मेरे को जैसे क्लास 10 में अभी मैं जिस हिसाब से जो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्लास 10 में नहीं देखा था। क्लास 10 में केमिस्ट्री में फुल मार्क आ रहा है, लेकिन मैं ये बात तो ट्रू है ना भाई, उस टाइम मेरे को इतना समझ नहीं आता भाई। फुल मार्क तो आ जा रहा है, तुम रट्टा मार के जा रहे हो, रिएक्शन लिख दे रहे हो, मार्क आ जा रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मार्क आ रहा है बोल के मेरे को वो रिएक्शन समझ में आ गया था उस टाइम पे, नहीं आया था वो उस टाइम। मतलब कॉन्सेप्ट हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। इसके बाद अपने को ये एक और पॉइंट है भाई, चैप्टर्स को इंटरलिंक करना भी ज़रूरी है कि भाई ये टॉपिक इस टॉपिक के साथ कैसे लिंक हो रहा है। अगर वो समझ में नहीं आएगा, एंट्रेंस का क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा। क्योंकि भाई जब फॉर एग्जाम्पल तू मेडिकल में जा रहा है, तू जब ट्रीटमेंट करेगा ना, सब कुछ एक साथ इंटरलिंक है। ऐसा नहीं है तो भाई इसका हाथ है तो पैर के साथ कोई लिंक ही नहीं है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो भाई तो बहुत कुछ अपने को उस टाइम पे भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो वो जो 10 वालों का मैंने कोर्स बनाया, उसमें मैंने ऐसा माइंडसेट से बनाया कि भाई अगर कोई 10 के बाद 11 में जा रहा है तो ऐसे ब्लैंक आउट नहीं हो जाएगा, उसको समझ में आएगा अच्छा भाई ये 10, क्योंकि चीज़ों को कोरिलेट कर पाएगा ना, ये 10 से 11 ये कोरिलेशन है। तू आज के डेट में अगर तू 10 का एनसीईआरटी पलटेगा और 12 का एनसीईआरटी पकड़ेगा, तो दोनों में भाई टॉपिक सिमिलर है ना, उसी को इलेबोरेट करके रखा है। और 11-12 में तो 10 में तुम्हारा अगर फाउंडेशन बिल्ड नहीं हुआ तो 11 में तुम जाके उस सब्जेक्ट को ग्रैब नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा 11 पूरा ब्लैंक आउट हो जाएगा। इसके बाद तुम 12 में क्या सीन होता और 11 तो एंट्रेंस के लिए मस्त भाई, एंट्रेंस के लिए 11 केमिस्ट्री का तो सीन ही ऐसा है भाई। तुम केमिस्ट्री का क्या, सबसे केमिस्ट्री लोगों को या तो आता है या तो नहीं आता, दो चीज़ रहता है केमिस्ट्री में। मैं क्यों रहता है, क्योंकि भाई केमिस्ट्री पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो दूसरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तो ये दिक्कत है। तो जिसका 11 ब्लैंक आउट हो गया उसको 12 में नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको 13 में जाके पूरा ड्रॉप लेके पूरा पहले से पढ़ना पड़ रहा है। समझ रहा है क्या सीन होगा। तो ये इशू है। तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था कि बच्चों को अगर यार ऐसे फूल पत्ता वाला मेरा लेक्चर नहीं बनाया, मैं बोला मजाक तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक इंटेंस कोर्स बना दिया कि भाई तू अगर पढ़ ले, एनसीईआरटी का जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन आएगा उससे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता। क्योंकि मैंने उसको प्रूव करने के लिए मैंने ऐसे 15 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके सेट बना के रखा है, उसी यूट्यूब में डाल दिया फ्री में। बोला कि भाई देख सारा लेक्चर का क्वेश्चन है, और वहाँ से ही मैंने लेक्चर से जो लेक्चर में जैसे पॉइंट आउट्स रहते हैं ना कि भाई ये आंसर है, उसी आंसर को मैंने वो जो 15 सेट का क्वेश्चन लास्ट ईयर का आया था उसको मैंने पूरा सॉल्व करके उसी का आंसर बैठा के रखा है कि भाई ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से गया। तो ये डिफ़िकल्टी है। और जो एनसीईआरटी का डायग्राम्स है उससे क्वेश्चन सीधा आता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वो डायग्राम देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा वो डायग्राम से किस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरा जो सीन था ना, हाँ, तो क्लास 10 में वो माइंडसेट के साथ मैंने बोला क्लास 10 वालों के लिए भाई वो डायग्राम। अभी केमिस्ट्री में क्या होता है भाई, ये सीधा सीधा कोई मॉलिक्यूल का नाम लिख देगा, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में पूछ लेगा भाई इसका बॉन्ड कितना, बॉन्ड 60 डिग्री कितना 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है इस मॉलिक्यूल में, बताओ। अब भाई तूने डायग्राम में कभी वो मॉलिक्यूल खोल के देखा ही नहीं, तो तुझे पता कैसे चलेगा भाई, उसका स्ट्रक्चर पता होना पड़ेगा, इसके बाद तुझे वो बॉन्ड एंगल पता करना पड़ेगा, इसके बाद तू कैलकुलेट करेगा अच्छा इस मॉलिक्यूल में ये 60 डिग्री का बॉन्ड इतना 4 है 5 है, समझ रहा है। तो उस लेवल का क्वेश्चन बनता है भाई। तो सीधा अगर बच्चों को पकड़ा देगा बुक, कोई गाइडेंस ज़रूरी है उनको, तो वो लाइफ आसान हो जाता है। तो वो जो 80 आवर्स या 100 आवर्स में बोल रहा हूँ, अगर कोई टीचर पढ़ा देगा, स्टूडेंट को अगर पढ़ना पड़ेगा भाई, हो सकता है उसको 200 आवर 300 आवर लग रहा है, वो 100 आवर में पॉसिबल हो जाएगा भाई अगर कोई टीचर 300 आवर। हाँ, तो जैसे कि तूने सेल्फ स्टडी किया, तुझे खुद मालूम पड़ेगा ना कि अपने टाइम में तुझे बहुत मेहनत करना पड़ा कि भाई टीचर से भी नोट्स ले रहा है, सेल्फ स्टडी भी कर रहा है। तो वो काम, बच्चों का काम थोड़ा मेहनत कम हो जाता है अगर कोई सामने वाला मेहनत कर दे रहा है। तो मेरा वही मोटिवेशन था, मैंने 12 to 13 आवर में बना दिया, और बच्चों का वो 13 आवर्स में ही खत्म होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मेरा हो सकता है भाई 100 आवर लग गया मेरे को बनाने में, पढ़ने में, लेकिन उसको इतना नहीं लगेगा। उसको तो सीधा बोल दिया ना कि भाई ये आएगा एग्जाम में, उसको इन डेप्थ ये भी बोल दिया कि भाई एक टॉपिक से किस किस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। केमिस्ट्री में यही सीन रहता है। केमिस्ट्री में भाई ऐसा नहीं है कि भाई आज है ना जो ये मेटल का कलर ये है और कल आज ब्लैक कलर का है और कल जाके वाइट हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन तो सेम ही रह रहा है। अपन जो भी डिस्कस करते हैं ना, मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई कि भाई जो भी सीख रहे हैं भाई सामने पास ऑन कर दो कि क्या ही करोगे इसका,
पास ऑन करना है। यही तो नॉलेज लेने का मतलब मेन फंडामेंटल मेरे को जो समझ में आता है यार, तुमने अगर ज़िंदगी में कुछ सीखा है, 10 चीज़ तुमने पढ़ा है लेकिन उसमें से कोई एक चीज़ ढंग से सीख लिया और उसको आगे सिखा दो, यही तो सीन है। आगे सिखा भाई। सिंपल, अगर जो बच्चे नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करने से बेटर है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी के लिए पकड़ लेते हैं, उनको कोई टीचर पकड़ लो, ऑनलाइन पकड़ो, जिसका जैसा मतलब कंफर्टेबल लगे, कोई ऑफलाइन करो वो भी ठीक है, पर एनसीईआरटी को बेस करो सब्जेक्ट वाइज। जैसे तू जैसे बोल रहा है केमिस्ट्री के लिए, तो इनऑर्गेनिक को टच कर रहा है, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक लिए तेरा वीडियो भी देख ले, या जहाँ वो कंफर्टेबल लगे। पहले इनिशियली अब तो ये वाला तो खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए पड़ेगा। इनिशियली मंथ वो एक्सप्लोर कर कि कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है, ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट है, इनऑर्गेनिक के लिए कौन बेस्ट है, फिजिक्स के लिए कौन बेस्ट है, ठीक है। विद इन 1 मंथ ये श्योर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि चीजों को लंबा खींच, सही है। 1 मंथ में तुम श्योर हो मुझे क्या क्या सोर्स मटेरियल सब करेक्ट कर लो, नेक्स्ट 11 मंथ पूरा मतलब ध्यान लगा उसी को पढ़ो, और एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन भी वही है, घूम फिर के वही सब आएगा, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पूछने का तरीका थोड़ा घुमा कर पूछते हैं, वही है, ठीक है। और बाकी मतलब हार्डवर्क में कमी नहीं होना चाहिए। वैसे एग्जाम डे में काट ऑफ बढ़ रहा है वो भी टेंशन लेना चाहिए, जिनका होना होता है उनको हो ही जाता है। सही बोल रहा है, जो हार्डवर्क करते हैं उनका हो ही जाता है, जो नहीं जिनका नहीं। तो तैयारी का सीन अलग ही है भाई। वो कट ऑफ के टेंशन में डरो मत कि भाई 700 मार्क चाहिए, 600 मार्क चाहिए, उसके लिए डरना नहीं है भाई, पूरा पढ़ना है ना। ठीक है शुभम, तो आपने को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला, और अगर बच्चों का ना इनपुट आता है इसमें, अगर लोग कमेंट करते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपन फिर से ट्राई करेंगे यार, या डॉक्टर शुभम को इधर इनवाइट करने के लिए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो, और मेडिकल का जो भी एंट्रेंस है, जितने भी बच्चे मेडिकल एग्जाम में जाने चाहते हैं ना, पूरा जम के तैयारी करो मेरे भाई, और नीचे कमेंट करो, और बहुत से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो, ताकि ये जो शुभम आगे जाके और भी काम करने वाला है ना, तो उसको फिर से अपन किसी दिन इन्वाइट करेंगे, बोलेंगे भाई क्या सीन है क्या नहीं है। क्योंकि भाई कॉलेज में घुसने के बाद भी तो तुम्हें कॉलेज से निकलना भी तो है। इसने अभी क्या बोला भाई, कॉलेज में भी पंगा है भाई, बैग लग जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजी अपने को सीनियर से ही पता चलता है भाई। तो ये चैनल में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट। और एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, थैंक यू दीपांशु, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और नेक्स्ट टाइम होपफुली फिर से हम लोग मिलेंगे भाई। मिलना तो है, इधर ही है। ठीक है शुभम।